students, welcome to Aryan पढ़ाकू. I am your biology mentor स्मृति पांडे. तो कैसे हैं भाई आप सब लोग? बढ़िया. चलिए, खूब बढ़िया से दिवाली मना लिया, खूब मिठाइयाँ खा ली. अब पढ़ने की बारी आ गई है क्योंकि बोर्ड एग्जाम आपके बहुत पास है. तो भाई आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं बायोलॉजी का सैम्पल पेपर नंबर 8. और वो किससे लिया गया है बच्चों? तो वो इस बुक से लिया गया है. ये है आर्यन पब्लिकेशन की बुक और इसमें पूरे 10 सैम्पल पेपर्स दिए हुए हैं जो आपकी सीबीएसई बोर्ड ने सैम्पल पेपर रिलीज किया था उस बेसिस पे. तो इसको करने से आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चन फ्रेम्स मिल जाएंगे कि कितने अलग अलग टाइप से एक क्वेश्चन को पूछा जा सकता है. तो चलिए बच्चों, हम लोग शुरुआत करते हैं आज अपने पेपर की, जिसका नंबर है 8. ओके, तो बेटा यही बुक है जिससे सारे क्वेश्चंस लिए गए हैं. आप लोग अपनी बुक, कॉपी, पेन सब लेके बैठ जाइए आराम से, ताकि हम लोग इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर सके और देखें कि कितने अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस इसमें हमें मिलने वाले हैं. तो बच्चों यहाँ पे जो सबसे पहले किसी भी पेपर में इंस्ट्रक्शन दिया हुआ होता है वो यहाँ भी दिया हुआ है. अब लेट्स सी क्या दिया हुआ है. एज यूजुअल 3 सेक्शन होने वाले हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी. ओवरऑल 60 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं. करने कितने हैं? सिर्फ 50 क्वेश्चन, लेकिन सेक्शन ए से अलग, सेक्शन बी से अलग और सेक्शन सी से अलग. लेट्स सी, ये जो क्वेश्चन पेपर है इसमें सेक्शन ए में 24 क्वेश्चन है और अटेम्प्ट करने हैं सिर्फ और सिर्फ 20 क्वेश्चन. सेक्शन बी की बात करें तो यहाँ भी 24 क्वेश्चन है और अटेम्प्ट करने हैं सिर्फ 20 क्वेश्चन. मतलब इन दोनों सेक्शन से आप 4-4 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं जो आपको टफ लगे, जिसमें कंफ्यूजन हो या कुछ अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो वो. दूसरी बात करें सेक्शन सी की, तो इसमें 12 क्वेश्चन है और अटेम्प्ट करने हैं सिर्फ 10 क्वेश्चन. इसी सेक्शन सी में आपको केस स्टडी मिलेगा, सेक्शन बी में आपको असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन मिलेंगे. नेक्स्ट बात ये है कि बेटा ये जो पेपर है ये है 35 मार्क्स का. कितने मार्क्स का है? 35. आपको पूरे में से पूरे नंबर मिल सकते हैं अगर आप बहुत अच्छे से तैयारी करें. तो बेटा कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कितने लोग चाहते हैं कि उनको 35 में से 35 पूरे मार्क्स मिले. ठीक है. उसके बाद बेटा टाइम जो आपको दिया गया है दैट इज 90 मिनट्स. 1.5 घंटे का टाइम है. 1.5 घंटे में आपको पूरा पेपर सॉल्व करना है. और सबसे अच्छी बात यहाँ ये है बेटा कि यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है. पता है ना आप सबको, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है. तो अगर 35 मार्क्स का पेपर है और करने हैं सिर्फ आपको 50 क्वेश्चंस, तो कितने हुए? तो एक क्वेश्चन की जो मार्किंग है दैट इज 0.7. ओके, तो जितने क्वेश्चन आप छोड़ोगे या करोगे उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो कितना सही और कितने मार्क्स आपको मिल सकते हैं. चलिए हम लोग बात अब आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं हमारे इसमें क्या है. सेक्शन ए की बात करें बेटा तो यहाँ भी कुछ इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है. हर सेक्शन के पहले कुछ इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है. सी सेक्शन ए जो है इसमें 24 क्वेश्चन है. अटेम्प्ट कितने करने हैं आपको? सिर्फ 20 क्वेश्चन. जो फर्स्ट अटेम्प्टेड 20 क्वेश्चन होंगे उसी का इवैल्यूएशन होगा, उसी के मार्क्स दिए जाएंगे. इसके बाद अगर आप करते हैं तो उसका मार्क्स कंसिडर ही नहीं किया जाएगा. तो आपका करना व्यर्थ हो जाएगा, मेहनत आपकी बर्बाद हो जाएगी. तो भाई क्यों मेहनत बर्बाद करें? इसके बाद भी तो बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं ना आपको. चलिए, तो उसके लिए अपनी एनर्जी बचा के रखिएगा. तो बेटा ये आ गया है आपका पहला क्वेश्चन सेक्शन ए का और सैम्पल पेपर नंबर 8 का. लेट्स सी क्या कह रहे हैं. अप्रोक्सीमेट लेंथ एंड विड्थ ऑफ टेस्टिस आर. अप्रोक्सीमेट लेंथ और विड्थ कितनी होती है टेस्टिस की? कितनी होती है बेटा? अगर हम लोग अप्रोक्सीमेट लेंथ और विड्थ की बात करें तो जो अप्रोक्सीमेट लेंथ होती है दैट इज 4 to 5 सेंटीमीटर, लगभग इतनी ही होती है. और विड्थ की बात करें तो ये कितना होता है? तो ये होता है 2 to 3 सेंटीमीटर. नाउ ऑप्शन ढूंढे हम लोग तो यहाँ देखिए 4 to 5 सेंटीमीटर एंड 2 to 3 सेंटीमीटर. ओके, कुछ क्वेश्चन में ये हो सकता है इसको इधर रख दे, इसको इधर रख दे, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो. इसलिए डाटा सही से याद रखिएगा कहाँ पे कौन सा सही है. फाइन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. नेक्स्ट क्वेश्चन है ओके, ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है बेटा. और डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन तो आप लोग गलत नहीं करोगे, जहाँ तक हमें लगता है नहीं करोगे ना भाई. किसी को किसी डायग्राम में कंफ्यूजन हो, प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट करके पूछ लेगा, हम एक्सप्लेन कर देंगे उसको. नाउ कह रहे हैं इन द फिगर ऑफ एन एंथर गिवन बिलो. किसका फिगर है बेटा? ये एंथर का फिगर है. चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द नंबर ऑफ लोब्स
थिका एंड माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट इन इट। क्या बताना है हमें बताना है इसमें लोब्स कितने हैं, थिका कितना है और माइक्रोस्पोरेंजिया इसमें कितने प्रेजेंट है, सिर्फ यही बताना है। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें लोब कितने हैं, लोब आपको यहाँ पे कितने दिख रहे हैं बेटा, 1 2 लोब हो गए। चलिए अगर लोब की बात करें तो यहाँ तो सब 2 सब लोब 2 ही दिया हुआ है। अब बात करते हैं थिका की, तो थिका कितने हैं यहाँ बेटा, डाइथिकस है तो ये क्या होगा, 2 होगा। ओके, और फिर अगर बात करें माइक्रोस्पोरेंजिया की तो वो कितने हैं, 4 है। सिंपली हो गया आंसर आपका, यही सही आंसर है ना, यही तो सही आंसर है। देखो कितना इजी क्वेश्चन मिला आपको ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मेगास्पोरोजेनेसिस इज द, मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर। अब सी ऑप्शन हमें क्या दिए हुए हैं, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, फॉर्मेशन ऑफ सीड, फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर, बोथ बी एंड सी। ये तो डायरेक्ट आंसर दे दिया है, फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स, यही होगा ना, यही सही आंसर है। मेगास्पोरोजेनेसिस मेगास्पोर्स के फॉर्मेशन का एक प्रोसेस होता है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो बड़े इजी क्वेश्चन मिल रहे हैं। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है आपका, और देखिए आउट ऑफ द फॉलोइंग चूज द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। क्या कह रहे हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में आपको बताना है। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट नहीं बेटा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद की इवेंट्स बताने हैं। एंडोस्पर्मियोजेनेसिस, एम्ब्रायोजेनेसिस, बोथ ए एंड बी, और मेगास्पोरोजेनेसिस। देखो अगर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है एंडोस्पर्मोजेनेसिस। क्या ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है, तो हाँ, फर्टिलाइजेशन होने के बाद एंडोस्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है और उसे हम लोग कहते हैं एंडोस्पोरोजेनेसिस। तो ये तो हो गया एक। उसके बाद कह रहे हैं एम्ब्रायोजेनेसिस। एम्ब्रायो का भी फॉर्मेशन तो फर्टिलाइजेशन के बाद ही होता है। एम्ब्रायो का फॉर्मेशन कब होता है, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, मेल फीमेल गैमेट्स फ्यूज हो जाते हैं, उसके बाद एम्ब्रायो बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो हमारा ए और बी दोनों करेक्ट है, इस हिसाब से हमारे बोथ ए एंड बी करेक्ट, तो सी ऑप्शन आपका सही होगा। ऐसे क्वेश्चन में बेटा अगर आपने किसी एक पे टिक कर दिया, एक के लिए श्योर हो दूसरे के लिए नहीं, तो वो गलत हो जाएगा। अगर आपने सिर्फ एंडोस्पर्मोजेनेसिस या सिर्फ एम्ब्रायोजेनेसिस पे टिक कर दिया तो वो गलत हो जाएगा। इसके लिए आपको दोनों आंसर बताने होंगे। ओके, तो ये उस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ओके देखो ये भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। बायोलॉजी हो और डायग्राम ना हो ये तो असंभव सी बात हो गई ना। Which of the following statement are true for x and y? x और y के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? ये देखो x प्लांट है, ये y प्लांट है। अब हमें इसके लिए स्टेटमेंट्स पढ़ने हैं कि कौन से सही हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। पॉलिनेशन इन x इज डन बाय बायोटिक पॉलिनेटर। ये देखो ये क्या लग रहा है, ये कोई एक्वाटिक प्लांट है ना। अब एक्वाटिक प्लांट में बायोटिक पॉलिनेटर तो हो नहीं सकता ना, वहां पे वाटर जो होता है ए बायोटिक कंपोनेंट होता है और वो पॉलिनेटर का काम करता है, उससे पॉलिनेशन होता है। नाउ पॉलन ग्रेन ऑफ एक्स आर कोटेड विथ प्रोटेक्टिव कवरिंग। तो सही बात है, इसके जो पॉलन ग्रेन होते हैं ये कवर्ड होते हैं म्यूसिलेज से, कवर्ड होते हैं ताकि उसके ऊपर वाटर का इफेक्ट ना पड़े, है ना। तो ये एक प्रोटेक्टिव कवरिंग से कवर्ड होते हैं, ये बात सही लिखी हुई है। पॉलिनेटर इन एक्स एंड वाई इज डन बाय ए बायोटिक पॉलिनेटर। पॉलिनेटर जो है इनमें एक्स और वाई में भी क्या है बेटा, देखो ये इसमें जो पॉलिनेटर होगा दैट इज विंड। तो विंड क्या है, एक बायोटिक है या ए बायोटिक है, दैट इज ए बायोटिक। मतलब वो कोई बायोलॉजिकल नहीं है, लाइक कोई इंसेक्ट नहीं है, कोई एनिमल नहीं है, कुछ ऐसा बायोटिक कंपोनेंट नहीं है, तो ये क्या हो गया, ए बायोटिक पॉलिनेटर, ये भी सही है। टू सस्टेन पॉलिनेटर विजिट वाई प्रोवाइड रिवॉर्ड्स टू देम। ये किस में होता है, पॉलिनेटर्स को सस्टेन करने के लिए वाई प्रोवाइड करता है कुछ रिवॉर्ड। क्या ऐसा होता है, वाई क्या होता है, ये विंड के थ्रू होगा, तो विंड को क्या रिवॉर्ड कोई देगा, नहीं दे पाएगा ना, इसमें मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। तो आपका सेकंड और थर्ड सही है। चूज द करेक्ट आंसर, हमें क्या बताना है, करेक्ट आंसर बताना है फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो यहाँ पे आपका सेकंड थर्ड सही है। कोड्स अगर मैच कराए तो 1 and 3, 2 and 3, ये आपका सही है, यही होगा ना,
तो ये आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा हम लोग। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है और यहाँ पे देखिए ये क्या कह रहे हैं। कह रहे Which of the following statement are correct for human female reproductive system? किसके बारे में बात हो रही है बेटा? Human female reproductive system के बारे में बात हो रही है। ओके, तो यहाँ पे कह रहे हैं vagina open to interior by an aperture called cervix. वजाइना जो होता है ये ओपन होता है इंटीरियर बाय एन अपर्चर, ये सर्विक्स कहते हैं। ये इंटीरियर नहीं एक्सटीरियर होता है। फाइन। उसके बाद कह रहे हैं यूटेराइन पार्ट पासेस थ्रू द यूटेराइन वॉल एंड कम्युनिकेट विद द यूटेराइन कैविटी। ये बात तो सही है कि यूटेराइन पार्ट जो होता है ये पास होता है यूटेराइन वॉल से और कम्युनिकेट करता है यूटेराइन कैविटी से। दैट्स ट्रू। ईच ओवरी इज अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ, सही लिखा हुआ है। एंड इज कनेक्टेड बाय एन ओवेरियन लिगामेंट टू द यूट्रस, ये भी सही लिखा हुआ है। बर्थ कैनाल इज फॉर्म बाय सर्वाइकल कैनाल एंड वजाइना, ये भी सही लिखा हुआ है। इसके बाद कह रहे हैं पेरीमेट्रियम ऑफ द यूट्रस वॉल इज एक्सटर्नल एंड थिक। पेरीमेट्रियम बेटा क्या थिक होता है? ये थिक नहीं, ये थिन होता है। मायोमेट्रियम इज मिडिल थिन लेयर, मायोमेट्रियम थिक लेयर होती है ऑफ स्मूथ मसल्स, है ना। और एंडोमेट्रियम जो होता है दैट इज इनर ग्लैंडुलर लेयर। मतलब कि आपको यहाँ पे फर्स्ट और फिफ्थ ये गलत हो गया है। अब हमें क्या बताना था? करेक्ट स्टेटमेंट बताना था। तो करेक्ट क्या है बेटा? सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये देखो ये यहाँ पे मिल गया। क्लियर? तो यही इसका सही आंसर है। फाइन। देखो ये भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आपको मिला है। ये किसका डायग्राम है बेटा? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है ना। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं बेटा इन कॉलम 1 डायग्राम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव इज गिवन एंड इन कॉलम 2 लिस्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्या दिया है? कॉलम 1 में डायग्राम दिया हुआ है, ये देखिए मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का, और कॉलम 2 में क्या दिया हुआ है? नेम्स दिए हुए हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के। समझ ही गए होंगे, अब तो समझ ही आ गया होगा क्या करना है। अब इसमें आइडेंटिफाई करना है रिप्रोडक्टिव पार्ट को फ्रॉम कॉलम 1 एंड इट्स करेक्ट लेबलिंग फ्रॉम कॉलम 2 बाय चूजिंग करेक्ट ऑप्शंस गिवन बिलो। पहले तो आपको मैच कराना है कि कौन सा किसका सही नाम है, और उसके बाद इसमें से हमें लेबलिंग करेक्टली करनी है कि कौन सी लेबलिंग सही है। चलिए रेडी है आप लोग? अपनी बुक खोल लीजिए, उसमें डायग्राम दिया हुआ है बेटा, और आप लोग मैचिंग कराइए और हम भी कराते हैं। देखते हैं कौन जल्दी करता है, और आप हमें जल्दी से कमेंट करके बताइएगा क्या आपका कितना जल्दी हुआ है। फाइन, चलिए भाई शुरू करते हैं। ए क्या है? दैट इज इजैकुलेटरी डक्ट, ये हो गया इजैकुलेटरी डक्ट। बी की अगर बात करें दैट इज ग्लैंस पीनस। सी क्या है आपका? सी जो है दैट इज बुल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। और डी की अगर बात करें तो ये है प्रोस्टेट ग्लैंड। मिल गया हमें चारों के नाम। अब जरा हम मैच करा लें। ए आपका कहाँ है? दैट इज इजैकुलेटरी डक्ट, ये देखो ये है ए। बी की बात करें तो बी है आपका ग्लैंस पीनस, यहाँ पे है, ये है बी। सी की बात करें तो ये है बुल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, और ये है यहाँ पे सी। और डी की अगर बात करें तो ये है प्रोस्टेट ग्लैंड, दैट इज डी। मिल गया। अब चलो जरा जल्दी जल्दी मैच करा लेते हैं। A1 ये है यहाँ पे और यहाँ पे। ओके, बी पे है, बी आपका फोर्थ पे है, तो बी यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, ये 4 है बी। मतलब कि आपका बी नहीं होगा, डी होगा। A1 B4, सी 6 पे है और डी 3 पे है, तो ये आपका सही आंसर होगा। चलो भाई बताओ कितने लोगों ने हमसे पहले कर लिया, और उतने लोग मतलब उनका ये टॉपिक बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड होगा। ओके, कमेंट करके जरूर बताइए बेटा, हम उस पर रिस्पॉन्ड करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपन ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। फॉलिकुलर फेज में क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो फॉलिकुलर फेज होता है उसमें क्या होता है? प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, यही तो होता है। एंडोमेट्रियम का क्या होता है? प्रोलिफरेशन होना स्टार्ट हो जाता है। अब चलिए देखते हैं। सबसे पहले ही मिल गया आपको प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, ठीक है। ओके, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
द मेन फंक्शन ऑफ मेमेलियन कॉर्पस ल्यूटम इज टू प्रोड्यूस, मेन फंक्शन क्या होता है कॉर्पस ल्यूटम का, मेमल्स में जो कॉर्पस ल्यूटम होते हैं उसका क्या काम होता है या वो किस चीज़ का प्रोडक्शन करता है ये आपको बताना है। तो जो यहाँ पे कह रहे हैं कॉर्पस ल्यूटम के अगर मेन फंक्शन की बात करें या प्रोडक्शन की बात करें तो दे प्रोड्यूस प्रोजेस्टेरॉन ओनली, प्रोजेस्टेरॉन का तो सिर्फ प्रोडक्शन करते हैं। सो एस्ट्रोजन दिया है, प्रोजेस्टेरॉन हाँ ये दिया है यहाँ पे बी, तो ये आपका आंसर सही होगा। ओके चलिए, इन केस ऑफ कपल where the male is having erectile dysfunction, which technique will be suitable for fertilization? एक केस है जिसमें एक कपल है जहाँ पे मेल जो है इनको इरेक्टाइल डिस्फेक्शन है, तो यहाँ पे कौन सी टेक्निक अप्लाई की जाएगी कि फर्टिलाइजेशन हो सके? सिंपली इनसे क्या किया जाएगा, जो इनके जो गैमेट्स होंगे, मेल गैमेट्स होंगे, स्पर्म होंगे, उनको लिया जाएगा इनसे, इनके हस्बैंड से या फिर किसी डोनर से, और उसके बाद वो फीमेल बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाएगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, पार्ट में। तो अब वहाँ पे कौन सा सिस्टम अप्लाई होगा बेटा? लेट्स सी। इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर वो तो होगा नहीं, गैमेट इंट्रासाइटोप्लाज्मिक फेलोपियन ट्रांसफर ये भी नहीं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, यहाँ पे क्या होगा? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, मतलब आर्टिफिशियली तरीके से मेल गैमेट को इंसेमिनेट किया जाएगा, इंजेक्ट किया जाएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में। ओके तो ये आपका सही आंसर हो गया सी, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। देख रहे हो मतलब कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ऐसा मेल की कंडीशन में भी हो सकता है, ऐसा फीमेल की कंडीशन में भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है कुछ और ऐसे ही केस फ्रेम करके वो आपसे क्वेश्चन पूछ दे, तो ऐसे क्वेश्चन बेटा आपसे पूछे जा सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, देखते हैं क्या लिखा है और क्या आंसर होगा, ये भी तो देखना है। सी, कंट्रासेप्टिव मेथड और डिवाइस आर यूज्ड टू लिमिट द नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स। कंट्रासेप्टिव मेथड या डिवाइस का क्या काम होता है? ऑफस्प्रिंग्स को रोकना, मतलब जितने ज्यादा फर्टिलाइजेशन को स्टॉप करना, एक फॉर्म में ये। One of the contraceptive method is given below. Identify its basic action and use. यहाँ पे देखो एक contraceptive method दिया हुआ है, ये क्या है बेटा? That is pills. ये क्या है? pills है, that is pills. टैबलेट्स हैं, फाइन। अब क्या कह रहे हैं? बेसिक फंक्शन और यूज पूछा जा रहा है। ओके तो यहाँ पे लिख रहे हैं केमिकल्स विच किल स्पर्म, टेक ट्वाइस अ वीक, प्रिवेंट डेवलपमेंट ऑफ एग, टेकन डेली फॉर 3 वीक्स, इनहिबिट ओवुलेशन, टेकन डेली फॉर 7 days ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, और सप्रेस स्पर्म और मोर्टेलिटी इंसर्टेड बाय डॉक्टर्स। देखो टैबलेट्स का क्या काम होता है? टैबलेट जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये ऊस्ट्रोजन को, इनमें मतलब कॉम्बिनेशन होता है, सिर्फ ऊस्ट्रोजन भी हो सकता है या सिर्फ कॉम्बिनेशन हो सकता है ऊस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन को, जो कि टैबलेट के फॉर्म में वुमेन्स को दिया जाता है। ये कब तक लेते हैं बेटा? ये लेते हैं 21 days, मंथ का जो 21 days होता है उस ड्यूरेशन में ये इनटेक किया जाता है 3 weeks तक। बाकी जो 7 days मेंस्ट्रुएशन का पीरियड चलता है उस टाइम पे नहीं लिया जाता है। ओके तो यहाँ पे देखिए ये क्या करता है, जो एग का डेवलपमेंट होता है फीमेल बॉडी में उसको रोकता है। ओके नाउ इतना तो समझ में आ गया। अब इसका बेसिक एक्शन क्या है? प्रिवेंट डेवलपमेंट ऑफ एग, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है प्रिवेंट डेवलपमेंट ऑफ एग। और कब लेते हैं? टेकिंग डेली फॉर 3 weeks। 1 week जो होता है मेंस्ट्रुएशन का पीरियड, इसको स्किप कर दिया जाता है, इसमें नहीं लिया जाता है। फाइन, तो आपका आंसर होगा बी। क्लियर, समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ओके, इन होमोफिलिया द अफेक्टेड प्रोटीन इज अ part of cascade of protein which is involved in the हीमोफीलिया में जो प्रोटीन होता है, ब्लड में एक प्रोटीन होता है कैस्केड, वो क्या करता है? ब्लड के कोगुलेशन का काम करता है, और हीमोफीलिया में वही प्रोटीन जो होता है वो एब्सेंट होता है। तो यहाँ पे बताना है इन हीमोफीलिया द अफेक्टेड प्रोटीन इज अ पार्ट ऑफ कैस्केड ऑफ प्रोटीन विच इज इन्वॉल्व इन द सिंपली कोगुलेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, देखो क्या होता है हेमोफीलिया में ब्लड का जो फ्लो होता है वो रुक नहीं पाता, जिस वजह से क्या होती है, मतलब अगर कहीं कट लग जाए, चोट लग जाए, तो वो ब्लड जो होता है वो, जैसे हमें अगर कट लग जाती है तो ब्लड क्लॉट कर जाता है, वहां पे थोड़ा निकलता है, थोड़ी देर बाद क्लॉट कर जाता है। लेकिन हीमोफीलिया के केस में जो ब्लड क्लॉटिंग वाला प्रोटीन है वही नहीं होता है, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट ही नहीं कर पाता। फाइन,
तो ये होता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, हम लोग समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स। यहाँ पे क्या बताना है बेटा, फॉल्स बताना है, और गलत वाला सेंटेंस बताना है, सही वाला नहीं। पता है बच्चे क्या करते हैं, यहाँ ट्रू लिखा तो है फॉल्स, लेकिन वो पढ़ भी लेंगे, लेकिन जल्दी जल्दी में वो सही वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं और सेलेक्ट करके चल देते हैं आगे। अब उसमें क्या होता है, आंसर आपका गलत हो जाता है। सेलेक्ट तो आपने सही किया, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट सही नहीं किया। नाउ क्वेश्चन कह रहे हैं अ डोमिनेंट एलील डिटरमाइन द फिनोटाइप बोथ इन होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस कंडीशन। ठीक है, ये बात तो अच्छी है, मतलब सही है, अच्छी क्या है। अ रिसेसिव एलील इज वीकर देन अ डोमिनेंट एलील। क्या रिसेसिव एलील वीकर होता है डोमिनेंट एलील से? नहीं, रिसेसिव एलील वीकर नहीं होता है डोमिनेंट एलील से। उसके बाद कह रहे हैं अ रिसेसिव एलील शो इट्स इफेक्ट इन हेटेरोजाइगस कंडीशन ओनली। रिसेसिव एलील हेटेरोजाइगस कंडीशन में शो करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम कहें ये इसमें क्या है, डोमिनेंट रिसेसिव दोनों है, तो क्या यहाँ पे हेटेरोजाइगस कंडीशन है तो यहाँ पे रिसेसिव एलील शो कर रहा है? नहीं कर रहा है। रिसेसिव एलील सिर्फ इस कंडीशन में शो करेगा। क्लियर? तो ये नहीं होगा, यहाँ पे हेटेरोजाइगस कंडीशन नहीं होमोजाइगस कंडीशन होगी। उसके बाद क्या है, ए डोमिनेंट एलील इज ऑलवेज बेटर फॉर एन ऑर्गेनिज्म। डोमिनेंट एलील हमेशा ऑर्गेनिज्म के लिए बेटर होता है? नहीं, ये तो जरूरी नहीं है। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, और ये भी गलत हो गया। मतलब आपका सिर्फ फर्स्ट सही है। आपको बताना क्या है बेटा, फॉल्स बताना है। तो सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ आपका गलत है। कोड्स अगर मैच करा है फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ, फर्स्ट सही है। बी पे लिखा हुआ है सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये सही है ना? यही सही आंसर है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। In man, the mechanism of sex-linked inheritance occurs generally from। कह रहे मैन में जो मैकेनिज्म होता है सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस का, ये जनरली अकर होता है। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जनरेशन की बातें पूछी जा रही हैं। लाइक किससे किसको पास होता है, कह रहे हैं फादर टू डॉटर टू ग्रैंडसन, फादर टू डॉटर, डॉटर टू ग्रैंडसन, फादर टू सन टू ग्रैंडसन, ये बताना है आपको। सी अब यहाँ पे क्या होता है बेटा, अगर मैन में जो मैकेनिज्म है सेक्स लिंक इनहेरिटेंस का, ये जनरली कैसे होता है, ये डॉटर से ग्रैंडसन में पास होता है ना? क्योंकि इस केस में क्या होता है, जो डॉटर होती है उनमें वो करियर का काम करता है। फाइन, बहुत सारे केसेस में आपने देखा होगा कि उसमें जो डॉटर है उनमें करियर का काम करेगा और फिर डॉटर से वो ग्रैंडसन में पास हो जाएगा। तो सिंपली आंसर क्या होगा, सी, डॉटर टू ग्रैंडसन। ओके, चलिए फादर से अगर डॉटर टू ग्रैंडसन होगा तो सी, फादर से मतलब कुछ बच्चों के दिमाग में आ सकता है, तो फादर टू डॉटर अगर आएगा तो उसमें हो सकता है वो सिर्फ करियर का ही काम करे, ना कि एक पर्टिकुलर डिजीज का काम करे। तो मैन में अगर मैकेनिज्म सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस हो रहा है तो जनरली फ्रॉम डॉटर टू ग्रैंडसन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे क्रॉस करवाना पड़ेगा ऐसा हमें लग रहा है। लेट्स सी, कह रहे हैं इफ अ क्रॉस बिटवीन टू इंडिविजुअल्स, दो इंडिविजुअल्स के बीच में क्रॉस हुआ है, प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग विद 50% डोमिनेंट कैरेक्टर एंड 50% रेसेसिव कैरेक्टर। डोमिनेंट कैरेक्टर भी 50% है और रेसेसिव कैरेक्टर भी 50% है। तो आपको बताना है जीनोटाइप ऑफ पेरेंट्स, पेरेंट्स का जीनोटाइप बताना है बेटा। क्या करोगे, अब देखो, अब अगर हम लोग यहाँ पे पहला वाला ए से करें तो यहाँ पे तो नहीं मिलेगा, 50% नहीं मिलेगा। ओके, ये हो गया। देखो यहाँ पे कौन सी कंडीशन आ रही है, 50% डोमिनेंट नहीं, यहाँ पे 75% डोमिनेंसी है ना? और 25 ये यहाँ पे ये नहीं होगा, यहाँ पे ये होगा, रेसेसिव होगा। 25% ये होगा और 75% ये होगा। क्लियर? तो ये तो होगा नहीं। नाउ अगर बी के साथ हम लोग देखें तो बी के साथ क्या होगा, लेट्स सी, ये यहाँ पे हुआ, यहाँ पे, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे। देखो क्या मिल रहा है यहाँ पे बेटा,
50% डोमिनेंट और 50% रेसेसिव मिल रहा है यहाँ पे। सी 50% डोमिनेंट, ये दोनों डोमिनेंट हो गए और ये दोनों रेसेसिव हो गए, मिल गया ना। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, दैट इज बी। क्लियर। ऐसे क्वेश्चन में बेटा अगर कंफ्यूजन हो तो आप तुरंत क्रॉस करवा के चेक कर लीजिएगा, आंसर सही होगा अगर आपने सही से क्रॉस करवाया है तो। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। ओके, ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। Which of the following combination of sex chromosome represent the correct sex determination pattern in peacock? peacock के लिए हमें बताना है कि इनमें से करेक्ट कॉम्बिनेशन कौन सा होगा सेक्स के लिए, सेक्स डिटर्मिनेशन पैटर्न इनमें से कौन सा है पिकॉक के लिए, वो आपको बताना है। देखो सी क्या होता है, पिकॉक की अगर हम लोग बात करें तो इसमें दो कॉम्बिनेशन होता है, दैट इज फॉर मेल और ये होता है दैट इज फॉर फीमेल। यहाँ पे क्या होता है बच्चों, देखो मेल में जो होता है वो होमो होता है, मतलब सेम होता है। जैसे ह्यूमंस की अगर बात करें तो मेल में क्या होता है XY होता है और फीमेल में XX होता है, बट यहाँ पे पिकॉक के कंडीशन में ये ऑपोजिट हो जाता है। मेल में ये होते हैं, ये मेल में होते हैं और फीमेल में डिफरेंट होते हैं। फाइन, चलो तो इस हिसाब से आपका आंसर कौन सा हुआ, ZW मेल ZZ फीमेल नहीं, ZZ मेल एंड ZW फीमेल। क्लियर, ये आपका सही आंसर होगा। डिफरेंट पैटर्न इसमें फीमेल में होते हैं, जैसे ह्यूमन बॉडी में या ड्रोसोफिला में क्या होता है, डिफरेंट जो होते हैं अलग अलग क्रोमोसोम वो मेल में होते हैं। फाइन, बट अगर पिकॉक की बात करें तो यहाँ पे फीमेल्स में होते हैं अलग अलग। ओके, नाउ नेक्स्ट इज कह रहे हैं, ये देखो ये क्वेश्चन है जेनेटिकल डिजीज पे और इसमें कह रहे हैं अर्जुन एंड रिद्धिमा आर बोथ सफरिंग फ्रॉम जेनेटिक डिसऑर्डर। दो लोग हैं, अर्जुन है और रिद्धिमा है, दोनों को जेनेटिकल डिसऑर्डर है। कंडीशन ऑफ अर्जुन इज ड्यू टू एक्सेस ऑफ क्रोमोसोम व्हाइल रिद्धिमा कंडीशन इज ड्यू टू रिड्यूस्ड ग्लोबिन मॉलिक्यूल। आइडेंटिफाई डिसऑर्डर दे आर सफरिंग फ्रॉम। सब कुछ दे दिया है बेटा क्वेश्चन में, आपको सिर्फ आंसर बताना है क्या होगा। यहाँ पे कह रहे हैं दो लोग हैं अर्जुन और रिद्धिमा, इनको जेनेटिकल डिसऑर्डर है। कंडीशन ये है कि अर्जुन के पास एक्सेस ऑफ क्रोमोसोम है और रिद्धिमा के पास रिड्यूस्ड ग्लोबिन मॉलिक्यूल है। तो हमें आइडेंटिफाई करना है इनका डिसऑर्डर कौन सा होगा। सिंपल चीज है, बहुत सिंपल चीज है। अब यहाँ पे देखो अर्जुन की अगर हम लोग बात करें तो एक्सेस ऑफ क्रोमोसोम, कंडीशन इज एक्सेस ऑफ क्रोमोसोम। ये कब होता है बेटा, नॉर्मली अगर ह्यूमंस की बात करें तो नॉर्मल ह्यूमंस में कितने क्रोमोसोम होते हैं 46, है ना, बट यहाँ पे एक्सेस ऑफ क्रोमोसोम है तो कितना होगा 47। फाइन, तो ये तो 47 क्रोमोसोम इनके होंगे और वो किस में होता है, क्लिन-फिल्टर सिंड्रोम में। फाइन, तो यहाँ पे देखो क्लिन-फिल्टर सिंड्रोम यहाँ पे दो जगह दिया है, बट देखो यहाँ पे कह रहे हैं क्लिन-फिल्टर ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव और एनुओप्लॉइडी। क्या होते हैं क्लिन-फिल्टर जो होते हैं दैट इज एनुओप्लॉइडी। दूसरी बात अगर रिद्धिमा की बात करें तो इनमें रिड्यूस ग्लोबिन मॉलिक्यूल है, ये क्या होगा दैट इज थैलेसीमिया। और थैलेसीमिया क्या होता है, ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट होते हैं। यहाँ पे देखो लिखा है एन ऑटोसोम लिंक्ड डोमिनेंट और यहाँ पे लिखा है ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट। कौन सा सही होगा बच्चों, अब कुछ बताना है इसमें, कुछ भी नहीं बताना है, क्वेश्चन में ही सब कुछ दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है बेटा आपका। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये क्या पूछ रहे, कह रहे हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 4 स्टेटमेंट दिए हैं और इसमें से बताना है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। पहले लिखा हुआ rRNA प्रोवाइड द टेम्पलेट फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। दूसरा लिखा हुआ है tRNA ब्रिंग अमाइनो एसिड एंड रीड द जेनेटिक कोड। तीसरा लिखा हुआ है RNA पॉलीमरेज बाइंड टू प्रमोटर एंड इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन। और चौथा लिखा हुआ है अ सेगमेंट ऑफ DNA कोडिंग फॉर पॉलीपेप्टाइड इज कॉल्ड इंट्रॉन। सही बताना है बेटा आपको कि इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। सी पहले देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि
आरएनए जो है ये प्रोवाइड करते हैं टेम्पलेट फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। क्या ये टेम्पलेट प्रोवाइड करते हैं? ये साइट प्रोवाइड करते हैं। दे प्रोवाइड साइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। दूसरा लिखा हुआ है टीआरएनए ब्रिंग अमाइनो एसिड एंड रीड द जेनेटिक कोड, ये तो सही लिखा हुआ है। तीसरा लिखा हुआ है आरएनए पॉलीमरेज बाइंड टू प्रमोटर एंड इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन, ये भी सही लिखा हुआ है। उसके बाद कह रहे हैं अ सेगमेंट ऑफ डीएनए कोडिंग फॉर पॉलीपेप्टाइड इज कॉल्ड इंट्रॉन। एक सेगमेंट होता है, एक सेगमेंट है जो डीएनए कोडिंग का कोडिंग फॉर पॉलीपेप्टाइड होता है, इसे हम लोग इंट्रॉन कहते हैं। इसे इंट्रॉन कहते हैं? नो, इसे सिस्ट्रॉन कहते हैं। इट इज नोन एज सिस्ट्रॉन। तो आपका ऑप्शन 1 और 4 सही है। नहीं सॉरी, सेकंड और थर्ड सही है, 1 और 4 आपका गलत है। क्या बताना है बेटा? करेक्ट बताना है। तो सेकंड और थर्ड आप देखिए आपके कोड्स कहाँ मैच कर रहे हैं, सेकंड एंड थर्ड, ये ठीक है, ये आपका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड के रिगार्डिंग हमें बताना है कि इसमें से कौन सा गलत है। ओके, गलत बताना है, सही नहीं बताना है। अब सी यहाँ पे क्या कह रहा है, न्यूक्लियोटाइड के रिगार्डिंग हमें गलत बताना है। न्यूक्लियोटाइड कंटेन राइबोस शुगर और डिऑक्सी राइबोस शुगर, ये तो सही लिखा हुआ है। जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो कंटेन करता है राइबोस शुगर को और डिऑक्सी राइबोस शुगर को। दूसरी बात कह रहे हैं न्यूक्लियोटाइड कंटेन पिरिमिडीन बेस एंड प्यूरिन बेस, ये भी सही है, पिरिमिडीन और प्यूरिन बेस उसके पास होते हैं। न्यूक्लियोटाइड कंटेन प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, क्या ये सही है? न्यूक्लियोटाइड जो होता है ये कंटेन करता है फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को। कंटेन करता है क्या बेटा? नहीं, न्यूक्लियोटाइड कंटेन नहीं करता है प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट को और फैट को। ये सिर्फ राइबोस शुगर, डिऑक्सी राइबोस शुगर, इन्हीं को कंटेन करता है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। इसके बाद कह रहे हैं अ फॉस्फेट ग्रुप इज प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियोटाइड। एक फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोटाइड में, तो ये भी सही है। इसका मतलब कि जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है दैट इज ये कि वो कंटेन करता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट को। ओके, तो गलत अगर आप बता दोगे, ढूंढ लोगे क्या गलत है, तो उसके लिए आपको मार्क्स मिलेंगे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ भी लिखा हुआ है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ भी क्या बताना है बेटा? इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या कह रहे हैं। राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ स्ट्रक्चरल आरएनए एंड प्रोटीन। Protein synthesis begin with large subunit of ribosome encounter mRNA. Prokaryote use same RNA polymerase to transcribe all the gene. Transcription and translation in a bacterial cell occurs simultaneously. क्या बताना है बेटा? इनकरेक्ट बताना है। ठीक है, अब इसमें देखो इनकरेक्ट क्या है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो पहला वाला तो आपका सही दिया हुआ है। ठीक है, राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ स्ट्रक्चरल आरएनए एंड प्रोटीन। प्रोटीन ये बीच वाला गलत है, और सी आपका सही दिया हुआ है, डी भी सही दिया हुआ है। अब बीच वाला जो है, मतलब बी वाला जो है, प्रोटीन सिंथेसिस बिगिन विथ लार्ज सबयूनिट ऑफ राइबोसोम एनकाउंटर आरएनए, एनकाउंटर एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए। अब यहाँ पे देखो क्या होता है, राइबोसोम जो होता है ये कंसिस्ट करता है स्ट्रक्चरल आरएनए को, और कितने उसके पास सब यूनिट्स होते हैं? उसके पास अगर सब यूनिट्स की हम लोग बात करें तो 80 सब यूनिट्स होते हैं, 80 सब यूनिट्स होते हैं। अब ये 80 प्रोटीन होते हैं, है ना, 80 डिफरेंट टाइप के उसके अलग अलग प्रोटीन होते हैं, सब यूनिट्स नहीं। अब ये क्या होते हैं? इनएक्टिव स्टेट में होते हैं। इनएक्टिव स्टेट में होते हैं, इनके पास 2 सब यूनिट होते हैं, एक लार्ज सब यूनिट होता है और एक स्मॉल सब यूनिट होता है। स्मॉलर जो होता है वो, स्मॉलर सब यूनिट जो होता है वो इनकाउंटर करता है आरएनए को, एमआरएनए को, और फिर उसमें ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाता है। फाइन, इसके बाद क्या होता है, वो बाइंड करता है एमआरएनए से टू द स्मॉलर राइबोसोम यूनिट। ठीक है, समझ में आया? यहाँ पे लिख रहे हैं लार्ज सब यूनिट, तो ये तो नहीं है, स्मॉल सब यूनिट होगा। आपको ये सही आंसर है क्योंकि इनकरेक्ट बताना था। समझ में आया बेटा? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। स्प्लाइसिंग इज द प्रोसेस ऑफ, स्प्लाइसिंग इज द प्रोसेस वेयर। स्प्लाइसिंग पूछ रहे हैं कि ये प्रोसेस कहाँ होता है। अब बताओ कहाँ होता है स्प्लाइसिंग? जल्दी जल्दी सोचो, जल्दी जल्दी बताओ
स्प्लाइसिंग कहाँ होता है? स्प्लाइसिंग की अगर बात करें तो यहाँ पे दिया हुआ है एक्सॉन्स आर रिमूव फ्रॉम ग्रोइंग tRNA स्ट्रैंड, इंट्रॉन्स आर रिमूव फ्रॉम ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन, इंट्रॉन्स आर रिमूव फ्रॉम हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर RNA और एक्सॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम mRNA। ठीक है बेटा, यहाँ पे आपको ये बताना है कि स्प्लाइसिंग का जो प्रोसेस होता है वो कहाँ होता है। देखो एक्सॉन्स जो होते हैं यहाँ पे एक्सॉन्स आर रिमूव, सही बताना है। तो यहाँ पे देखो इंट्रॉन्स जो होते हैं दैट आर रिमूव फ्रॉम हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर RNA। यहाँ पे एक्सॉन्स उसके बाद क्या होते हैं? जॉइंट हो जाते हैं जो कि फॉर्म करते हैं मैच्योर mRNA को। तो आपका C सही होगा। ठीक है, फाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है जैकब एंड मॉन्ड। जैकब और मॉन्ड की बात हो रही है यहाँ पे। जैकब एंड मॉन्ड स्टडीड लैक्टोज मेटाबॉलिज्म इन ई कोलाई एंड प्रपोज्ड ओपेरॉन कॉन्सेप्ट। इट इज एप्लीकेबल फॉर, वो किसके लिए एप्लीकेबल था बेटा? जैकब और मॉन्ड जो मोनोड जो थे इन्होंने स्टडी किया था लैक्टोज मेटाबॉलिज्म ई कोलाई में और प्रपोज किया था ओपेरॉन कॉन्सेप्ट को। तो वो किसके लिए एप्लीकेबल था? फॉर ऑल प्रोकैरियोट्स, है ना, जितने भी प्रोकैरियोट्स थे उनके लिए ये एप्लीकेबल था। देखो ये बड़ा इजी सा क्वेश्चन है लेकिन ये पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है बेटा। ओके, ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है जितने क्वेश्चन आपने अभी तक किए। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ कोडॉन कोड फॉर अमाइनो एसिड सीरीन। सीरीन के लिए यहाँ पे हमें बताना है कोड्स कौन से होंगे। अब नाउ सी, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ग्रुप ऑफ कोडॉन पूछा जाए, कोड फॉर अमाइनो एसिड सीरीन। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं कौन सा सीरीन के लिए होगा। तो बेटा यहाँ पे देखो C, ये दिख रहा है आपको, ये कोड होता है सीरीन के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ कोडॉन कोड फॉर अमाइनो एसिड सीरीन। तो यहाँ पे देखो UCU, UCC, UCA एंड UCG ये होगा। चलो नेक्स्ट देखें हम लोग। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका सेक्शन A का। सेक्शन A में 24 क्वेश्चन थे और करने कितने थे? सिर्फ और सिर्फ 20 क्वेश्चन। हम लोगों ने पूरे के पूरे 24 कर लिए हैं। क्या करना है भाई? प्रैक्टिस ही तो करनी है, सारे के सारे कर डालो। द गिवन फिगर शो द स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का ये स्ट्रक्चर है। अब हमें बताना है आइडेंटिफाई A, B एंड C फ्रॉम द गिवन ऑप्शन बिलो। हमें इसमें से A, B और C के बारे में बताना है कि क्या होगा। क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं है? किसका डायग्राम है ये? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का डायग्राम है। अब यहाँ पे अगर देखो तो A क्या है बेटा? A जो है दैट इज टेम्पलेट स्ट्रैंड। ठीक है। B की बात करें, B क्या है? देखो यहाँ पे दैट इज कोडिंग स्ट्रैंड। और C की बात करें तो ये क्या होता है? टर्मिनेटर। चलो मैच करा लेते हैं। ये आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड, तो यहाँ देखो टेम्पलेट स्ट्रैंड और टेम्पलेट स्ट्रैंड दोनों मिल रहे हैं। बी पे कह रहे हैं यहाँ पे प्रमोटर है, प्रमोटर तो है नहीं, कोडिंग स्ट्रैंड है, कोडिंग स्ट्रैंड ये है। और सी पे आपका टर्मिनेटर है। ठीक है, यहाँ पे टर्मिनेटर दिया हुआ है बट यहाँ पे बीच में प्रमोटर लगा दिया हुआ है, तो बी तो प्रमोटर है नहीं, दैट इज कोडिंग स्ट्रैंड, कोडिंग स्ट्रैंड। फाइन, तो आपका आंसर कौन सा सही होगा? सी। ठीक है, अब इसमें से सोचो अगर आपको ए पता हो, सी पता हो, बी ना पता हो तो क्या कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ भी वही चीज दिया हो। अब यहाँ आगे फंस जाओगे कि बी पे और प्रमोटर और कोडिंग स्ट्रैंड में से क्या है। तो बेटा आप देख लेना, ध्यान से डायग्राम पढ़ लेना, प्रैक्टिस कर लेना, बार बार आपको कह रहे हैं कि कर लेना डायग्राम्स की प्रैक्टिस। तो बेटा यहाँ पे आपका सेक्शन ए जो है वो फिनिश हो गया। अब हम लोग बात करते हैं सेक्शन बी की। सेक्शन बी क्या है भाई? तो सेक्शन बी जो है इसमें भी कितने क्वेश्चन दिए हुए हैं? 24 क्वेश्चन दिए हुए और आपको करने हैं सिर्फ और सिर्फ 20 क्वेश्चन। सी जो पहले अटेम्प्ट 20 क्वेश्चन होंगे उसी का इवैल्यूएशन होगा, यू नो इट। क्वेश्चन नंबर 25 से 28 तक दो स्टेटमेंट मिलेंगे असर्शन और रीजन के। इसमें क्या दिया होगा? दो स्टेटमेंट दिए होंगे, उसके बेसिस पे हमें ऑप्शन चूज करने होंगे। तो दोनों के पास मतलब इस 25 to 28 तक क्वेश्चन में 4 ही ऑप्शन, यही ऑप्शन होंगे। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। फिर बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। फिर दिया हुआ है असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, और लास्ट में दिया हुआ असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज
ट्रू। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो ये है बेटा आपका पहला क्वेश्चन। कह रहे हैं पार्थेनोकार्पी इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ सीडलेस फ्रूट। पार्थेनोकार्पी क्या होता है? सीडलेस फ्रूट बनाने का एक तरीका होता है ना। इसमें क्या होता है, गैमेट्स जो होते हैं वो फ्यूज नहीं हो पाते, लेकिन फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाता है तो वहां पे सीड्स नहीं बन पाते हैं। ओके, सो ये तो आपका सही दिया हुआ है। रीजन दिया हुआ है एपोमिक्सिस अकर्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। एपोमिक्सिस क्या होता है? ये प्लांट्स की मिमिक्री करता है। एपोमिक्सिस मतलब मिमिक्री करना, ये प्लांट्स की मिमिक्री करता है और ये फॉर्म हो जाता है बिना फर्टिलाइजेशन के। तो ये भी सही दिया हुआ है। इसका मतलब आपका असर्शन और रीजन तो सही दिया हुआ है, बट यहाँ पे जो बेटा रीजन दिया हुआ है ना, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का, है ना, क्योंकि दोनों अलग अलग टर्म्स का यूज कर रहे हैं। यहाँ पे पार्थेनोकार्पी है, यहाँ पे एपोमिक्सिस है। तो क्या होगा बेटा? बी। Assertion and reason are true, but reason is not correct explanation of assertion. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ओके, कह रहे हैं ovum retain most of the content of the primary oocyte and is much larger than a spermatozoa। ये कह रहे हैं कि ओवम जो होता है ये रिटेन करता है मोस्ट ऑफ द कंटेंट ऑफ द प्राइमरी oocyte। सही बात है, और ये बहुत बड़ा होता है देन स्पर्मेटोजोआ से। तो ओवम क्या होते हैं? ये बड़े सेल्स होते हैं ह्यूमन बॉडी के, और स्पर्म्स क्या होते हैं? ये सबसे छोटे सेल होते हैं ह्यूमन बॉडी के। That is true. It need energy to go about in search of spermatozoa for fertilization. क्या ओवम मूव करके जाता है फर्टिलाइजेशन के लिए स्पर्मेटोजोआ के सर्च में? नहीं, स्पर्मेटोजोआ आता है ओवम के पास फर्टिलाइजेशन होने के लिए, क्योंकि उसके पास एनर्जी होती है और वो मूव कर सकता है। तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल गलत दिया हुआ है। इसका मतलब कि आपका असर्शन सही है और रीजन गलत है। सो A is true but R is false। वो स्टेटमेंट तो पूरा का पूरा ही गलत है। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहे हैं रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट। MMR मतलब मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और IMR मतलब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। Rapid decline in death rate MMR and IMR have lead to staggering rise in population। रीजन दिया हुआ है increased population growth rate has lead to an absolute scarcity of even the most basic requirement, that is food and shelter। देखो यहाँ पे दोनों बात सही लिखी हुई है, क्योंकि जो रैपिड डिक्लाइन हो रहा है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में, ये क्यों हो रहा है और इसकी वजह से पॉपुलेशन कैसे बढ़ रही है? सी, इसकी वजह मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट घटी इसलिए है बिकॉज जो हमारी मेडिकल साइंस है ये बढ़ी है। मतलब इसमें अलग अलग तरीके की रिसर्च हुई है, कैसे डेथ को कम किया जा सके वो हुआ है। वैक्सीनेशन बढ़ा है, जिससे लोगों को, मतलब बच्चे जो होते थे उनको अगर कोई पर्टिकुलर डिजीज हो जाती थी तो हो सकता था कुछ कंडीशन में उनकी डेथ हो जाती थी, बट जब से वैक्सीनेशन हो गया है तो उस वजह से भी डेथ रेट कम हुई है। समझ में आया? इसके बाद कह रहे हैं रीजन इंक्रीज पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हैज लीड टू एन absolute scarcity of even the most basic requirement food and shelter। तो अब पॉपुलेशन बढ़ी है और पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से फूड और शेल्टर दोनों में कमी आई है, क्योंकि भाई आपको देख रहे होगे कितनी, मतलब अभी भी वो हो रहा है, फूड का वेस्ट इतना हो रहा है, बट प्रॉपर लोगों को फूड कुछ लोगों को नहीं मिल पा रहा है और शेल्टर की भी प्रॉब्लम है। इट मीन्स कि आपके दोनों जो ऑप्शन दिए हुए हैं ये सही दिए हुए हैं, है ना, लेकिन रीजन जो है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हुआ है असर्शन का। मतलब यहाँ पे इनको बताना चाहिए था कि MMR और IMR की बढ़ने की वजह क्या है, या घटने की वजह क्या है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट घटने की। ओके, तो ये क्यों हो रहा है? इन्होंने कुछ और स्टेटमेंट दिया जो कि अपनी जगह सही है। इसका मतलब कि असर्शन और रीजन दोनों सही है, बट रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी होगा। Now, last question of assertion and reason. So, इसमें क्या कह रहे हैं? In transcription, assertion में कह रहे हैं in transcription, the strand with 3' to 5' polarity act as the template strand। और रीजन दे रहे हैं उसका the enzyme DNA dependent RNA polymerase catalyze the polymerization in only one direction, that is 5' to
3 प्राइम। यहाँ पे देखो बेटा असर्शन और रीजन दोनों सही दिया हुआ है। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, जो स्टैंड होता है दैट इज विथ 3 प्राइम टू 5 प्राइम पोलैरिटी, जो कि एक्ट करता है एज अ टेम्पलेट स्टैंड। ठीक है, रीजन दिए हैं जो एंजाइम है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कैटालेज, ये जो होता है कैटालेज द पॉलीमराइजेशन इन ओनली वन डायरेक्शन दैट इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो असर्शन रीजन दोनों सही है और रीजन भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। ठीक है, तो ये आपके असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चंस हो गए। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं बेटा द हार्मोन ए एक्ट एज वन ऑफ द स्ट्रक्चर बी। ये ए क्या है, हार्मोन है, और बी इसमें से कोई स्ट्रक्चर है। ओके, so shown in the figure and stimulate secretion of some factor which help in the process of spermiogenesis. What are A and B? मतलब A हार्मोन है कोई और B इसमें से कुछ रिलेटेड इसका कोई पार्ट है जो हमें करेक्टली मैच करके बताना है कि ये स्पर्मियोजेनेसिस के प्रोसेस में क्या होता है जो कि हेल्प करता है। ओके, तो A और B तो ये तो क्लियर है, पर पहले आप ये तो जान लो इसके नाम क्या क्या है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ जो दिया है। तो सबसे पहले यहाँ जो फर्स्ट दिया है दैट इज स्पर्मेटोगोनियम, ये यहाँ पे क्या है, स्पर्मेटोगोनियम है। दूसरा ये सेकेंड पे क्या है बच्चों, दैट इज सर्टोली सेल्स। फिर आते हैं अब थर्ड पे, तो थर्ड पे क्या है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो ये हो गया भाई सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, एक मिनट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फाइन। ओके, ये सर्टोली सेल्स है आपके। अब फोर्थ पे क्या है, तो फोर्थ पे क्या है, स्पर्मेटोजोआ। ठीक, अब हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सही काम करता है। तो सी अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे दिया है टेस्टोस्टेरोन, ICSH, FSH और LH। ये क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये कहाँ काम करता है, सर्टोली सेल्स पे, सर्टोली सेल के साथ ये काम करता है और क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, जो कि सिक्रीट करता है स्पर्मियोजेनेसिस को, स्पर्मियोजेनेसिस के फैक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आपका ये करेक्टली मैच कर रहा है जो कि हार्मोन को फॉर्म करता है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ओके, सो कह रहे हैं what is the fate of male gamete discharged in the synergist? कह रहे हैं what is the fate of the male gamete discharged in the synergist? तो उसका हमें बताना है कि यहाँ पे क्या होता है। अब सी क्या होता है, जब कोई मेल गैमेट synergist में जाता है तो फिर वो क्या होता है, उसका फर्टिलाइजेशन होता है। बट नाउ उसमें 2 बार होता है ना, ट्रिपल फ्यूजन होता है। बट यहाँ पे देखिए एक बार वो क्या होता है, फ्यूज होता है एग से, फाइन। उसके बाद जो दूसरा होता है वो किससे फ्यूज होता है, सेंट्रल सेल से, दैट फ्यूज विद सेंट्रल सेल न्यूक्लियाई। तो वन फ्यूजेस विद एग एंड अदर फ्यूजेस विद सेंट्रल सेल। सो ऑल फ्यूजेस विद एग, वन फ्यूजेस विद एग, अदर फ्यूजेस विद सिनर्जिड न्यूक्लियस, ये नहीं है, वन फ्यूजेस विद द एग एंड अदर फ्यूजेस विद द सेंट्रल सेल न्यूक्लियाई। तो ये सही दिया हुआ है। और लास्ट दिया हुआ वन फ्यूजेस विद एग अदर डिजेनरेट इन द सिनर्जिड, वो डिजेनरेट तो होता नहीं है, वो फॉर्म कर लेता है, फ्यूज हो जाता है सेंट्रल सेल न्यूक्लियाई के साथ। तो आपका सी यहाँ पे सही है। क्लियर, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, ये क्वेश्चन देखो, इजी क्वेश्चन है, बट क्या रहे हैं पहले ये समझो। A botanist treated some pollen grain with enzyme, chemical and high temperature. एक botanist है, उन्होंने pollen grains को treat किया एंजाइम से, केमिकल से, हाई टेम्परेचर से, टू ब्रेक एक्साइन को ब्रेक करने के लिए। आफ्टर दैट ही ऑब्जर्व दैट पॉलन अंडर द माइक्रोस्कोप एंड फाउंड एक्साइन इज स्टिल इंटैक्ट। उसके बाद उन्होंने उस पॉलन ग्रेन को ऑब्जर्व किया माइक्रोस्कोप में, फिर उन्होंने ऑब्जर्व किया जो एक्साइन है वो इंटैक्ट है। वाई एक्साइन इज नॉट ब्रोकन डाउन, बहुत सिंपल सी चीज़ है, एक्साइन क्यों नहीं ब्रोकन डाउन होता है। एक्साइन इसलिए ब्रोकन डाउन नहीं होता है क्योंकि उसके पास स्पोरोपोलिन होता है, दैट इज वेरी हार्ड, बहुत रिजिड होता है वो, जिसके ऊपर ना किसी एंजाइम का, ना केमिकल का, ना हाई टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, सो बिकॉज एक्साइन इज सेल्यूलोजिक इन नेचर, नो, बिकॉज पोलन ग्रेन आर स्मॉल, ये भी नहीं है, बिकॉज एक्साइन इज कोटेड विद स्पोरोपोलिन। एक्साइन के ऊपर किसकी कोटिंग है, स्पोरोपोलिन की कोटिंग है। ठीक है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसीलिए पोलन ग्रेन को हम लोग लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व भी कर सकते हैं।
है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज uterine endometrium, epithelial gland and connective tissue are broken in menstrual phase. This is due to, यहाँ पे हमें बताना है कि जो यूटेराइन एंडोमेट्रियम है, एपिथेलियल ग्लैंड्स हैं और कनेक्टिव टिश्यू हैं, इनका ब्रेक हो जाता है मेंस्ट्रुअल फेज में। ये किस वजह से होता है आपको ये बताना है। सो सी वो किस वजह से होता है बेटा, वहाँ पे लैक हो जाता है प्रोजेस्टेरॉन का, प्रोजेस्टेरॉन की कमी की वजह से होता है। सो ओवर सिक्रेशन ऑफ एफएसएच नो, लैक ऑफ एस्ट्रोजन नो, लैक ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, ये है देखिए लैक ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर है। देखो कितने छोटे छोटे, मतलब अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप तुरंत कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है इन सब क्वेश्चंस में। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज in which assisted reproductive technology test tube baby procedure is applied. test tube baby procedure किस में applied होता है, that is in vitro। इसमें क्या करते हैं, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट लेते हैं, टेस्ट ट्यूब में लैब में उसको फर्टिलाइज करवाते हैं, उसके बाद उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है, ठीक है ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में। अब यहाँ पे दिया है गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, गिफ्ट तो नहीं है। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ये भी नहीं है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसफर, IVF एंड ET, ठीक है। तो ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है और एम्ब्रियो जो होता है उसका ट्रांसफर कर दिया जाता है वो फर्दर डेवलपमेंट के लिए, उसको नॉरिशमेंट मिले, वो डेवलप करे, आगे बड़ा हो, उसके लिए उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉपर टी हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी बाय प्रिवेंटिंग। कॉपर टी जो होते हैं ये हेल्प करते हैं प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी के प्रिवेंशन में, बाय प्रिवेंटिंग, किसको प्रिवेंट करते हैं ये आपको बताना है। सी ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ओवल्यूशन को, इम्प्लांटेशन को, फर्टिलाइजेशन को, ऑल ऑफ द अबव। तो बेटा ये किसको प्रिवेंट करते हैं, दे प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन को रोकते हैं। जो कॉपर होते हैं ना, ये जो गैमेट्स होते हैं, मेल गैमेट्स जो स्पेशली होते हैं उसको किल कर देते हैं, और फिर गैमेट्स जब किल हो जाएंगे तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। सो फर्टिलाइजेशन को, ओवल्यूशन तो होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। The ovule of an angiosperm is technically equivalent to, जो ओव्यूल होता है, ओव्यूल जो है एंजियोस्पर्म का, ये टेक्निकली इक्विवेलेंट किसके होता है, दैट इज टेक्निकली इक्विवेलेंट टू, सो ये टेक्निकली इक्विवेलेंट होता है मेगास्पोरेंजियम के, ठीक है। वन वर्ड आंसर था, ये तो सबको पता होगा, पढ़ा भी होगा बुक में, आप लोगों ने लिखा हुआ है, वहां पे देखना और अच्छे से पढ़ लेना। सी नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बेटा, और इसमें आपको कुछ करना पड़ेगा, ऐसा हमें लग रहा है। सो अ टॉल ट्रू ब्रीडिंग गार्डन पी इज क्रॉस विथ अ डॉर्फ ट्रू ब्रीडिंग गार्डन पी प्लांट व्हेन द F1 प्लांट वेयर सेल्फ द रिजल्टिंग जीनोटाइप वेयर इन द रेशियो ऑफ, सिंपल चीज है, यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ क्रॉस करवाना है, क्रॉस करवा लेंगे आपको आंसर पता चल जाएगा। क्या कह रहे हैं, टॉल ट्रू ब्रीडिंग गार्डन पी, तो यहाँ पे टॉल ट्रू ब्रीडिंग गार्डन पी को क्रॉस करवाया गया डॉर्फ ट्रू ब्रीडिंग गार्डन पी से। डॉर्फ ट्रू ब्रीडिंग गार्डन पी मतलब टॉल क्या है ये, और डॉर्फ क्या है ये। गैमेट्स क्या बनेंगे बेटा, यहाँ से बनेगा ये और ये, यही दो गैमेट्स बनेंगे। अब इनका क्या करवाना है, क्रॉस करवाना है। सो वी कैन डू, ये क्रॉस आप करवाइए, हो गया क्रॉस। क्या मिला, ये तीन टॉल मिल रहे हैं, है ना, और ये एक डॉर्फ मिल रहा है, तो 1:2:1 का रेशियो मिल रहा है, क्योंकि देखो ये पूरा का पूरा टॉल है, दैट इज होमोजाइगस, फिर ये क्या है, हेट्रोजाइगस है, और फिर ये क्या है, डॉर्फ है। चलिए देखते हैं 1:2 यहाँ पे मिल रहा है। सबसे पहली अगर बात करें तो ये मिल रहा है 1:2:1 टॉल हेट्रोजाइगस, बट ये क्या है बेटा, टॉल क्या है, होमोजाइगस है, तो ये हेट्रोजाइगस नहीं होमोजाइगस होगा, गलत हो गया। 3:1 टॉल डॉर्फ, ये किस कंडीशन में होगा, यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं हमसे, जीनोटाइप, ये फिनोटाइप की कंडीशन में होगा टॉल डॉर्फ,
तो वो तो पूछा नहीं जा रहा है। 3:1 ये तो गलत है। 1:2:1 टॉल होमोजाइगस, टॉल हेट्रोजाइगस एंड डॉर्फ। ये देखो टॉल क्या है, होमोजाइगस है, ये दोनों क्या है, टॉल हेट्रोजाइगस है, सो 2 और लास्ट में क्या है, डॉर्फ। तो ये आपका सही होगा, है ना। आप खुद भी करवा के देख लीजिए। और ऐसे क्वेश्चंस तो हम तो कहेंगे खुद से आप अपनी प्रैक्टिस करिए। एक बार नहीं आ रहा है, 2 बार नहीं आ रहा है, 3 बार 4 बार करिए, आ जाएगा, कोई इशू नहीं होगा इसमें। सो बच्चों आ गए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, tall tea is completely dominant over dwarf. Red flower colored is incompletely dominant over white. The heterozygote being pink. Plant having genotype of this is self-pollinated. What would be the proportion of plant with dwarf and pink character in its progeny? Simply हमें क्या बताना है बेटा, dwarf और pink character बताना है इनकी प्रोजेनी में। इसके लिए भी आपको क्रॉस करवाना पड़ेगा। बिना क्रॉस करवाए अगर आपने पहले से प्रैक्टिस की होगी तो ही बता सकते हो, नहीं तो नहीं बताओगे, नहीं बता पाओगे मतलब। तो अगर हम लोग यहाँ पे क्रॉस करवाएं तो सी क्या हमें गैमेट्स क्या मिलेंगे, यहाँ पे ये मिलेंगे। अपनाओ, ये तो पैरेंट गैमेट हो गए। अब इनके अगर गैमेट्स बनाए तो हमें ये मिलेगा, उसके बाद ये मिलेगा, फिर ये मिलेगा और फिर ये मिलेगा। सेम यही चीज यहाँ पे मिलेगा। अब यहाँ पे आपको क्रॉस करवाना पड़ेगा बेटा। सो क्रॉस करवाएं, स्पेस चाहिए उसके लिए। ये हो गया, सेम यहाँ भी यही होगा। ध्यान रखिएगा क्या फाइंड आउट करना है। चलिए जल्दी जल्दी क्रॉस करवाते हैं, तभी आंसर हमें पता चल पाएगा कि क्या होगा, है ना। ये यहाँ पे मिलेगा और यहाँ पे दिस वन। सो नेक्स्ट ये होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको क्रॉस करवाने पड़ेंगे बेटा। तो अगर अभी भी नहीं सीखा है तो बहुत ज़्यादा टाइम आपका लॉस नहीं हुआ है, आप अभी भी सीख सकते हो कि क्रॉस कैसे करवाया जाता है ना। क्या पता आपको सही में इससे रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन मिल ही जाए एग्जाम में, तो वहां पे क्या करोगे फिर। ओके, नाउ दिस इज, और अब हम लोग लास्ट की तरफ आते हैं। तो ये आपको ये मिलेगा, यहाँ पर ये मिलेगा, यहाँ पर ये, और यहाँ पर ये। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं बेटा, डॉर्फ एंड पिंक, डॉर्फ एंड पिंक, ठीक है। ये देखिए डॉर्फ एंड पिंक। तो अब यहाँ पे देखिए डॉर्फ और पिंक किस कंडीशन में मिल सकेगा। डॉर्फ आपका किससे रिप्रेजेंट होगा, डॉर्फ की अगर बात करें तो ये आपका इससे रिप्रेजेंट होगा, ओके। और अगर पिंक की बात करें तो वो इससे रिप्रेजेंट होगा। मतलब हमें ओवरऑल कॉम्बिनेशन बताना है डॉर्फ एंड पिंक का कि वो हमें कितने मिल रहे हैं। सो लेट्स सी, डॉर्फ और पिंक की कंडीशन में हमें ये मिलना चाहिए। एक मिनट, डॉर्फ और पिंक की कंडीशन में हमें ये मिलना चाहिए। अब अगर बात करें तो डॉर्फ और पिंक कहाँ मिल रहा है। सो डॉर्फ और पिंक हमें ये देखिए यहाँ पे मिल रहा है एक, है ना। और कहीं मिल रहा है क्या, और कहीं यहाँ पे देखो यहाँ पे मिल रहा है। सो कितने हो गए बेटा, यहाँ पे देखिए आपको 2 मिल रहे हैं, उससे ज्यादा नहीं मिलेंगे आपको। डॉर्फ की कंडीशन यहाँ ही है और वहां मिल नहीं रहे आपको। तो कौन सा आंसर सही होगा, कितने आपको मिलते हैं, पूरे के पूरे 16 होते हैं ना ये। सो 2/16, 2/16 मिलेंगे आपको। सो करेक्ट आंसर इज, यहाँ पे देखिए ए पे है 2/16। क्लियर,
ये आपको सही आंसर है। और बेटा ऐसे क्वेश्चन में कभी भी तुक्का नहीं लगाना, जब भी देखना खुद करके देख लेना, वरना प्रॉब्लम हो सकती है या आपके आंसर गलत हो सकते हैं, या हो सकता है लकीली आपका आंसर सही हो जाए, बट तुक्का लगाने से अच्छा आप खुद करके देख लेना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेंडल फाउंड दैट रेसिप्रोकल क्रॉसेस यील्ड आइडेंटिकल रिजल्ट, फ्रॉम दैट इट वाज कंक्लूडेड। उन्होंने क्या कंक्लूड किया था इससे? उन्होंने बेटा कंक्लूड किया था कि जो सेक्स है उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है ट्रेड्स पे, डोमिनेंस ऑफ ट्रेड्स पे। सो देयर इज नो डोमिनेंस ऑफ एनी ट्रेड, नो, सेक्स हैज नो इन्फ्लुएंस ऑन द डोमिनेंस ऑफ ट्रेड। सेक्स का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है ट्रेड्स के डोमिनेंस पे, ठीक है? तो ये आपका आंसर सही होगा। ऐसे बेटा क्वेश्चन रिलेटेड टू एक्सपेरिमेंट्स देखिए कई बार रिपीट हो रहे हैं, मतलब उसी टाइप के क्वेश्चन मिल रहे हैं। जैसे उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, उससे उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला था, अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स आप लोगों ने पढ़ा है, तो उन एक्सपेरिमेंट्स को जरूर से पढ़िएगा, छोड़िएगा नहीं। कंक्लूजन क्या था, क्या यूज किया था, कौन सा एंजाइम था, क्या लाइव था, क्या डेड था, सब कुछ। So father has blood group A and mother blood group is B. Father का blood group क्या है? A और B. Both are heterozygous. If they have identical twins, the percentage probability of both having blood group A is. हमें बताना है, एक फादर है उनका ब्लड ग्रुप A है, मदर है उनका ब्लड ग्रुप B है, ये दोनों क्या है? हेट्रोजाइगस हैं। अगर इनका आइडेंटिकल ट्विंस होता है तो परसेंटेज ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या है कि उस ट्विंस की ब्लड ग्रुप A होगा, ब्लड ग्रुप इज A। सिंपली आपको क्या करना होगा? चेक करना पड़ेगा बेटा। सो कैसे करोगे आप? देखो क्या करोगे, यहाँ पे ब्लड ग्रुप क्या है? A एंड B। अब अगर इससे हम लोग बनाते हैं, सो we will get this, और यहाँ पे क्या मिलेगा? ये। अब आपको क्या करवाना पड़ेगा? क्रॉस करवाना पड़ेगा। चलो भाई कर लेते हैं ये भी। देखो अब अगर आपको क्रॉस आता रहेगा तो आप लोग ब्लड ग्रुप वाले भी क्वेश्चन कर लोगे। यहाँ क्या बनेगा? IA IB, यहाँ पे IB एंड I, यहाँ बेटा IA I एंड द लास्ट वन इज I। देखो ये क्या है? ब्लड ग्रुप AB, ये क्या है? ब्लड ग्रुप B, ये क्या है? A, और ये क्या है? O। कितना हुआ? पूरे के पूरे 25% हैं, मतलब 25 ये है, 25 ये है, 25 ये, 25 ये, ओवरऑल मिला के 100% हो गए। तो कितने चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी कितनी है कि जो बच्चा है, ट्विंस हैं, उनका ब्लड ग्रुप A है? 25%। सो द आंसर इज C, 25%। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बेटा जरूर ट्राई कर लीजिएगा, हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए। फिर ऐसा ना कहना कि क्वेश्चन किया नहीं था, देखा नहीं था, या कुछ ऐसी प्रॉब्लम। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ कलर ब्लाइंड मैन मैरीज द नॉर्मल डॉटर टू अ कलर ब्लाइंड मैन इन देयर प्रोजेनी। अब हमें बताना है उनकी प्रोजेनी में क्या होगा। देखो क्या कह रहे हैं, एक कलर ब्लाइंड मैन है, वो शादी करते हैं एक नॉर्मल डॉटर से, और ये डॉटर के फादर क्या हैं? कलर ब्लाइंड हैं। फाइन, अब इनकी प्रोजेनी हमें बतानी है कि कैसी होगी। व्हाट यू हैव टू डू, आपको यहाँ भी चेक करना पड़ेगा कि क्या होगा। कलर ब्लाइंड मैन है और नॉर्मल डॉटर है, तो डॉटर क्या होंगी? करियर होंगी, है ना, और मैन क्या है? कलर ब्लाइंड है। ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या करवाना पड़ेगा यहाँ पे बेटा? क्रॉस करवाना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि क्या होगा। सो व्हाट वी डू, यही तो करेंगे, क्रॉस करवा देते हैं इनका। और यहां देखो, देखो एक डॉटर क्या है? वो पूरी की पूरी कलर ब्लाइंड है। एक सन क्या है? पूरे के पूरे कलर ब्लाइंड है। एक डॉटर क्या है? करियर है, और दूसरा क्या है? नॉर्मल सन है। तो यहाँ पूछ रहे हैं ऑल देयर सन्स विल बी कलर ब्लाइंड, क्या उनके सारे सन कलर ब्लाइंड है? नहीं, यहाँ पे एक सन कलर ब्लाइंड है, एक नॉर्मल है। हाफ ऑफ देयर सन्स एंड डॉटर विल बी कलर ब्लाइंड, हाफ ऑफ सन्स और उनके डॉटर जो होंगे वो कलर ब्लाइंड होंगे। तो सही बात है भाई, अगर 4 बच्चे होंगे तो उनमें से 2 बच्चे क्या हैं? कलर ब्लाइंड है, और 2 क्या हैं? नॉर्मल है। ये तो करियर है ना,
तो ये दोनों क्या है, नॉर्मल होंगे और ये दोनों कलर ब्लाइंड होंगे। तो बेटा इस हिसाब से आंसर आपका कौन सा होगा, हाफ ऑफ देयर सन एंड डॉटर विल बी कलर ब्लाइंड। ठीक है, समझ में आ गया। अब ऐसे क्वेश्चन को भी आप ऐसा नहीं है तुक्का लगा सकते हो या बिना कुछ सोचे समझे आंसर टिक कर दो तो सही हो जाएगा। दैट इज ओनली एंड ओनली कोइंसिडेंस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है आपका, और नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, which of the following cross will give recessive progeny in F1 generation? recessive progeny कौन देगा F1 generation में? वहां पे देखो सी, अगर हम लोग बात करें सिर्फ और सिर्फ recessive की तो यही हमें recessive progeny दे सकते हैं। अब कैसे, देखो इनका अगर क्रॉस करवाओगे तो क्या मिलेगा, यही मिलेगा ना F1 प्रोजेनी में, और हमें किस में चाहिए, F1 प्रोजेनी में चाहिए। तो करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों, बताने की जरूरत है क्या, ये देखो। ओके, ये तो नहीं भी पता होता तो भी आप कर लेते हैं। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया है, और ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन में, Which of the following is correctly deposited in the below diagram? ये देखो डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ पे डायग्राम पहले देख लो उसके बाद हम ऑप्शंस पढ़ते हैं। इक्वल अमाउंट ऑफ लाइट डीएनए एंड हाइब्रिड डीएनए वाज ऑब्जर्व्ड इन ई कोलाई कल्चर आफ्टर 2 जनरेशन। The generation time of E. coli culture is 40 minutes. DNA replication semi-conservatively. Amount of light DNA was more than that of hybrid DNA in E. coli culture after 2 generation. See, हमें correctly option बताना है इस क्वेश्चन का। ओके, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे कह रहे हैं जो इक्वल अमाउंट ऑफ लाइट डीएनए है और हाइब्रिड डीएनए ऑब्जर्व किया गया है ई कोलाई कल्चर में, दैट इज इक्वल टू आफ्टर 2 जनरेशन। तो ये बात सही है। यहाँ पे देखो इक्वल अमाउंट जितना है लाइट डीएनए का और हाइब्रिड डीएनए का वो हमें मिला था किसमें, ई कोलाई में, और कब मिला था, आफ्टर 2 जनरेशन, 2 जनरेशन के बाद मिल गया था। सो ए इज करेक्ट। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो the double helix of the DNA is made up of polynucleotide chain, toward which side is the backbone constituted by sugar, phosphate and base projected। अब ये बताना है बेटा कि जो डबल हेलिक्स है डीएनए का ये किससे बना है, ये बना है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से। ओके, टुवर्ड विच साइड इज द बैकबोन कंस्टिट्यूटेड बाय द शुगर, फॉस्फेट एंड बेस। टुवर्ड्स किस साइड होगा, इनसाइड होगा, आउटसाइड होगा, किधर होगा, ये बताना है। यहाँ पे देखो जो बेसिस होते हैं ना वो इनसाइड होते हैं, दैट आर स्टैक्ड इनसाइड, और वो शो करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस, कॉम्प्लीमेंट्री शो करते हैं विद बेसिस जो कि ऑपोजिट होते हैं स्टैंड के, टुवर्ड्स द स्टैंड के ऑपोजिट होते हैं थ्रू द हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। तो toward inside, toward outside, one base inside and other outside, bases remain entire of sugar phosphate। कौन सा होगा, towards inside। ठीक है, सिंपल सी चीज है, सही सही पता है तो आप लगा सकते हो, नहीं तो आपको आंसर सोचना पड़ जाएगा कि क्या करें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। regulation of lactose operon, lac operon by repressor is referred to as, रेगुलेशन जो है लैक्टोज ओपेरॉन का बाय रिप्रेशर, ये किससे रेफर्ड हुआ था ये बताना है आपको। सी लैक ओपेरॉन जो है ना दैट इज रेगुलेटेड बाय लैक रिप्रेसर। ओके, और ये किससे होता है, एक मिनट, ये होता है आपका, और कैप से होता है, और किससे होता है, सी इससे होता है, कैप एंड कैम्प कॉम्प्लेक्स से होता है बाय रिप्रेसर। और ये क्या करते हैं बेटा, ये जो रिप्रेसर होते हैं ना ये नेगेटिव रेगुलेशन शो करते हैं, दे शो नेगेटिव रेगुलेशन। तो यहाँ पे देखिए आपका लिखा हुआ है रेगुलेशन ऑफ लैक्टोज ओपेरॉन बाय रिप्रेसर इज रेफर्ड टू एज नेगेटिव रेगुलेशन, ये आपका सही होगा। ठीक है, फाइन, इसे हम लोग नेगेटिव रेगुलेशन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कह रहे हैं इन मेल्सन एंड स्थैल एक्सपेरिमेंट, मेल्सन और स्थैल एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है 1958 में। डीएनए एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कल्चर 1 जनरेशन आफ्टर, डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया गया 1 जनरेशन से फ्रॉम द कल्चर 1 जनरेशन आफ्टर द ट्रांसफर फ्रॉम नाइट्रोजन 15 नाइट्रोजन टू 40 नाइट्रोजन मीडियम हैड अ हाइब्रिड और इंटरमीडिएट डेंसिटी। वाई? मेल्सन और स्थैल के एक्सपेरिमेंट जो 1958 में किया गया था उसमें डीएनए एक्सट्रैक्ट किया गया था कल्चर से 1 जनरेशन से और फिर उसको ट्रांसफर कर दिया गया था 15N से 14N मीडियम में, और वो हाइब्रिड था या इंटरमीडिएट डेंसिटी था। क्यों था आपको ये बताना है। ओके, सो ये इसलिए था बेटा, जो जनरेशन टाइम था ई कोलाई कल्चर का दैट इज अबाउट 20 मिनट्स। वो कितना था? 20 मिनट था। तो उस टाइम पे ये किया गया था, डीएनए एक्सट्रैक्ट किया गया था कल्चर से और जनरेशन जो था वो ट्रांसफर किया गया था 15N से 14N मीडियम में, जो कि हाइब्रिड था या फिर इंटरमीडिएट था, इस वजह से किया गया था। और जो जनरेशन टाइम था ई कोलाई कल्चर का वो अबाउट 20 मिनट, आपको पता ही होगा। सो आपका आंसर कौन सा करेक्ट होगा? ए। क्लियर? कोई डाउट नहीं? चलिए, कोई डाउट हो तो आप पूछिएगा, आई विल रिप्लाई इट। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर इनिशिएशन द राइबोसोम बाइंड टू डैश, राइबोसोम को बाइंड किया गया ए से। ओके, एट द स्टार्ट कोडॉन एंड डैश इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द इनिशिएटर, और यहाँ पे भी डैश है, मतलब ये फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का है। ए बी सी में आपको फिल करना है कि क्या होगा। ओके, सो सी चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर ए बी एंड सी। यहाँ पे क्या होगा? फॉर इनिशिएशन राइबोसोम बाइंड टू द, ये किससे बाइंड होता है बेटा? mRNA, दैट बाइंड टू द mRNA। फाइन, फिर दिया है एट द स्टार्ट कोडॉन एंड बी क्या होगा? AUG, ठीक है, इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द इनिशिएटर। अब यहाँ पे इनिशिएटर क्या होगा? tRNA। ओके, सो लेट्स सी, पहले हमें mRNA मिलता है, फिर AUG मिलता है, फिर tRNA मिलता है। तो यहाँ देखो mRNA, AUG और tRNA, ये आपका सही आंसर है। ओके, हो सकता है क्वेश्चन में कुछ घुमा के भी दे दे, हो सकता है कोड चेंज कर दे, तो वो भी आपका ऑप्शन हो सकता है। लेट्स सी, हो सकता है कुछ भी, ठीक है। आई थिंक यहाँ पे ए और बी दोनों सेम ऑप्शन दिए हुए हैं, mRNA, AUG, tRNA सेम है ना। सो आप ए या बी कुछ भी कर सकते हो, मतलब हो सकता है एग्जाम में ऐसा ना हो, यहाँ पे दिया हुआ है, मिसिंग हो गया होगा कुछ प्रिंटिंग टाइम में, तो कोई बात नहीं, होता रहता है, बड़े बड़े लोगों के साथ छोटी छोटी चीजें होती रहती हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, हाउ जेनेटिक एंड फिजिकल मैप वेयर जनरेटेड इन HGP, दैट इज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। जेनेटिक और फिजिकल मैप जो थे वो जनरेट किए गए थे HGP में। वो कैसे? देखो, इसमें क्या किया गया था, जो सेल थे, सेल के पास क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से क्या किया गया था? डीएनए निकाल लिया गया था। अब डीएनए को क्या किया गया था? उसको तोड़ा गया था, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में उसको ब्रेक किया गया था, और उसके बाद उसको रैंडमली किया गया था। जो ब्रेक किया गया था वो रैंडमली था। तो वो किससे होगा? दैट इज बाय द एंजाइम, और एंजाइम से ही हेल्प लेके उसका ब्रेक किया गया था, उसको तोड़ा गया था। सो बाय यूजिंग डीएनएज, by using RNAs, by using restriction endonuclease, by using automated DNA sequences, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही होगा। तो सिंपली कौन सा एंजाइम ब्रेक करता है? by using restriction endonuclease, restriction endonuclease को यूज किया गया था। क्लियर? चलिए, उसके बाद उसकी स्टडी की गई थी, ठीक है ना। फाइन, ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन हो सकता है आपको चकरा दे, बट करना तो पड़ेगा भाई, अब क्वेश्चन है तो। ओके, चलिए देखते हैं। फाइंड द बाइंडिंग सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसाइल tRNA complexes during translation to mRNA transcribed by a DNA segment having the base sequence 3' to 5'। ये बेस सीक्वेंस दिया गया है, अब इसका आपको बताना है सही सीक्वेंस क्या है। बाइंडिंग सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसाइल tRNA complex during translation to a
mRNA transcribed by DNA segment having the base sequence this. ठीक है, अब यहाँ पे क्या करो, जो mRNA का सीक्वेंस दिया हुआ है इसको पहले हम लोग कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये दिया हुआ है AUG, UAC, CCG और CCU, दैट इज अमाइनो एसिड है और ये एंटीकोडॉन है। अब ये दिया है A, B, C और D। ओके, अब यहाँ पे देखो ये तो mRNA का सीक्वेंस दिया हुआ है। अब आपको इसको सही से फिट करना होगा कि ये tRNA के सीक्वेंस में कैसे फिट होगा, है ना, तभी तो पता चलेगा। सो नाउ क्या करेंगे अब हम लोग यहाँ पे बेटा, यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ ये करना है, tRNA के सीक्वेंस में अगर हम लोग देखें तो इसका क्या आंसर होगा ये बताना है आपको। सो tRNA में क्या होगा, वहाँ पे यहाँ पे देखो AUG, UAC, CCG और GGU दिया हुआ है। इसकी जगह पे हमें सही आंसर इसका बताना है कि बेस सीक्वेंस क्या होगा इसका, वो बताना है ये जो सीक्वेंस दिया हुआ है। ओके, सो सिंपली यहाँ पे आप देखो क्या होगा, TAC का TAC, तो ये क्या होगा, UAC का क्या होगा, सॉरी T बोल रहा है, यहाँ पे होगा TAC, तो पहले तो ये होगा, फाइन, TAC इसका TAC। दूसरी बात करें तो ये हमें है ATG। अब यहाँ पे देखो ये है ना AUG, तो ये क्या होगा ATG, फाइन। फिर है CCG, तो ये क्या होगा, ये तो CCG ये नहीं है, TAG हो गया, GGT है, तो ये देखो यहाँ पे है ये, दैट इज ये तो पहला हो गया आपका, ये दूसरा हो गया, ये होगा अब तीसरा। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे होगा आपका CCG। ओके, नहीं CCG नहीं होगा, थर्ड, ये थर्ड है ना, तो यहाँ पे क्या होगा आपका ATG, TAC हो गया, ATG हो गया, GGT, तो यहाँ पे देखो GGT ये होगा U का T, और फिर है CCG, तो ये CCG ये हो गया चौथे नंबर पे। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है, थोड़ा सा ध्यान देके करोगे तो हो जाता है। तो आपका पहला कौन सा मिला, B, दूसरा मिला A, तीसरा मिला आपको D और चौथा मिला C, मतलब BADC, BADC ये देखो यहाँ पे आपको मिल गया। ओके, सही है आंसर। चलिए, पहले कहते हैं हम कंफ्यूज करेगा और ये हमें ही कंफ्यूज करने लगा। चलो भाई कोई बात नहीं, सेक्शन सी पर असल बात ये है अंत भला तो सब भला, है ना। सो सेक्शन सी आ गया बच्चों, और यहाँ पे है 1 केस स्टडी है जिसमें 6 क्वेश्चन होंगे, लिंक होंगे, क्वेश्चन नंबर 49 to 54। बिसाइड दिस 6 मोर क्वेश्चंस आर गिवन, इसके अलावा 6 और क्वेश्चन हमें मिलेंगे। इसमें से हमें सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चन करने हैं, इस पूरे सेक्शन में से सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चन करने हैं। जो पहले अटेम्प्टेड 10 क्वेश्चन होंगे उन्हीं का हमें नंबर मिलने वाला है। ओके, चलिए भाई देखते हैं क्या क्वेश्चन है, क्या केस स्टडी है। ओके, तो बेटा ये है आपके केस स्टडी और इसमें हमें बताना है, ठीक। चलिए सी, ऑब्जर्व द गिवन डायग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस दैट फॉलो। इसमें हमें क्वेश्चन देखना है, डायग्राम देखना है और उसके बाद हमें आंसर करना है कि क्या होगा। ओके, सो सी क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट कैन नॉट अकर इन अ वुमन हैविंग ब्लॉकेज एट साइट एफ। एफ पे क्या है बेटा, दैट इज फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब। ए पे क्या है, वजाइना। एक मिनट रुक जाओ। सी, एफ पे क्या है, फेलोपियन ट्यूब। ए पे क्या है, वजाइना। बी पे क्या है, सर्विक्स। डी पे क्या है, ओवरी। ई पे क्या है, यूट्रस। ठीक है, अब हमें कहना है विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट कैन नॉट अकर इन वुमेन हैविंग ब्लॉकेज एट साइट एफ। एफ अगर ब्लॉक कर दिया जाए तो क्या होगा, ओवल्यूशन नहीं होगा, कॉपुलेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, पार्चुरेशन नहीं होगा, ये बताना है आपको। ठीक है, एफ क्या है, फेलोपियन ट्यूब है आपका। अगर फेलोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर दिया जाए तो क्या नहीं होगा, तो फेलोपियन ट्यूब को अगर ब्लॉक कर दिया जाए भाई तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा ना, गैमेट्स का तो फॉर्मेशन होगा, मतलब ओवल्यूशन होगा ही, है ना। पार्चुरेशन भी होगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि जो एम्ब्रॉयो होगा वो यहाँ पे आके ग्रो करता है, तो पार्चुरेशन यहाँ से होगा।
कॉपुलेशन भी होगा, सिर्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ओके ठीक, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहे हैं कॉपर टी एन IUD इंट्रायूटेराइन डिवाइस इज इंसर्टेड बाय नर्स और डॉक्टर इन। कॉपर टी जो होता है ये एक IUD है, ये इंसर्ट किया जाता है डॉक्टर्स और नर्सेस के थ्रू। कहाँ पे? ठीक है, ये आपको बताना है। प्यारे बच्चों ये बताओ कि ये कहाँ पे इंसर्ट किया जाता है, जो कॉपर टी है या फिर IUD है। तो ये वजाइना के थ्रू यूट्रस में इंसर्ट किया जाता है। वजाइना यहाँ है, यूट्रस यहाँ है। ओके तो वजाइना मतलब वजाइना के थ्रू बॉडी के अंदर डाला जाता है यूट्रस में। यूट्रस कहाँ है आपका? ई पे है ना? तो ये आपका सही आंसर होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन में बेटा कंफ्यूज मत होना, डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो उम्मीद है आप कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होने वाले हो। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं फीमेल विद ब्लॉक स्ट्रक्चर F कैन बिकम मदर बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्ट। किस आर्ट टेक्नोलॉजी से वो मदर बन सकती हैं? सो दैट इज IUT इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर। इसमें क्या होता है, यूट्रस में ट्रांसफर कर दिया जाता है 8 ब्लास्टोमस या उससे ज्यादा को, ताकि वो फर्दर ग्रो करे और डेवलप कर सके। ओके सो IUT। क्लियर? ये आपका सही आंसर होगा। चलिए मूव कर दें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, which hormone is responsible for maintaining thick blood lining in structure B during pregnancy। कह रहे कौन सा हार्मोन है जो रिस्पॉन्सिबल होता है थिक ब्लड लाइनिंग के लिए इन स्ट्रक्चर ई। ई क्या है? यूट्रस है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कौन सा होता है बच्चों? ये बताने की जरूरत है नहीं, दैट इज प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन जो होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है और मेंटेन करता है थिक ब्लड लाइनिंग को यूट्रस में। ओके प्रेगनेंसी के टाइम पे। सी ओस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एंड प्रोजेस्टेरॉन। सही है, यही सही आंसर है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। केस स्टडी वाले क्वेश्चन बेटा इजी है ना, बच्चे डर रहे होंगे क्या आ जाए केस स्टडी में। सही बात है भाई, डरना भी चाहिए। ओके ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका। अ कंट्रासेप्टिव मेथड इन विच स्ट्रक्चर F इज ब्लॉक्ड। कौन सा कंट्रासेप्टिव मेथड होता है जिसमें F जो होता है उसको ब्लॉक कर दिया जाता है यहाँ पे? दैट इज ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी क्या होती है? एक कंट्रासेप्टिव मेथड होता है जिसमें फेलोपियन ट्यूब को जो होता है वो ब्लॉक कर दिया जाता है, कट करके टाई अप कर दिया जाता है जिससे फर्टिलाइजेशन नहीं हो। यहाँ पे आपको ये मिल रहा है ट्यूबेक्टोमी। वेसेक्टोमी मेल्स में होता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। Okay, the part of fallopian tube closest to the ovary is। अब देखो ये हमने इसीलिए नहीं बताया था कि क्या होगा, तभी वहां सी पे हमने छोड़ रखा था यहाँ पे कि ये क्या होगा, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने वाला था। क्या कौन सा पार्ट होता है बेटा जो कि ओवरी के पास होता है? एम्प्यूला, इस्थमस, एक मिनट, ओ यहाँ पे नहीं, यहाँ पे होता है, ओवरी के पास होता है, क्लोजेस्ट टू द ओवरी। वो क्या होता है? एम्प्यूला, इस्थमस, इन्फेंडिबुलम और सर्विक्स। क्या होता है भाई बताओ जल्दी से, इनमें से कौन सा पार्ट होता है जो फेलोपियन ट्यूब के क्लोज्ड होता है? पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब क्लोजेस्ट टू द ओवरी, यही बताना है आपको। चलिए जल्दी से बताइए, जल्दी से गेस करिए। दैट इज इन्फेंडिबुलम। ओके यही सही आंसर। ओके चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं हम लोग। तो बेटा केस स्टडी खत्म हो गई है, रिमेनिंग क्वेश्चन 6 हैं, इस 6 क्वेश्चन को भी हमें करना होगा, है ना। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द स्टेटमेंट विच आर करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द रीजन एज टू व्हाई मेंडल कुड नॉट फाइंड अबाउट लिंकेज। क्वेश्चन समझ में आ रहा है बेटा? क्वेश्चन में कह रहे हैं consider the following statement and select the statement which are correct with respect to reason as to why Mendel could not find about the linkage। मेंडल ने किस वजह से लिंकेज के बारे में स्टडी नहीं कर पाई थी, हमें वो चीजें बतानी है यहाँ पे। ओके समझ में आ गया? नाउ सी
Some genes are linked, but they are too far apart for crossing over to be distinguished from independent assortment. तो ये एक सही रीजन है, क्योंकि कुछ जीन्स क्या है, लिंक्ड थे, बट बहुत दूर थे वो, जिसकी वजह से क्रॉसिंग ओवर जो है वो नहीं हो पा रही थी. ठीक है. लिंक जीन वे आर नेवर टेस्टेड फॉर द सेम टाइम इन सेम क्रॉस. लिंक जीन को टेस्ट नहीं किया गया था सेम टाइम पे सेम क्रॉस में. ये भी सही है. उसके बाद कह रहे हैं ऑल 7 जीन वेयर प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम. तो जितने जीन्स होते हैं ये क्रोमोसोम पे प्रेजेंट तो होते हैं, बट काफी दूर होते हैं, बहुत दूर पे होते हैं. ऑल 7 जीन आर प्रेजेंट ऑन 7 डिफरेंट क्रोमोसोम. तो सारे जीन जो होते हैं ये 7 डिफरेंट क्रोमोसोम पे नहीं प्रेजेंट होते हैं. तो इस हिसाब से आपका 1 और 2 सही है. नाउ कोड मैच कराएं, सो 1 and 2. क्लियर. यही आंसर है आपका. चलिए थोड़े लॉजिक्स लगा के करोगे ना तो हो जाएंगे सारे क्वेश्चन. थोड़ा सा दिमाग पे जोर डाल दो, थोड़ा सोच लो, है ना. एग्जाम है भाई, दिमाग पे तो थोड़ा जोर डालना ही पड़ेगा. बादाम वादाम खाना शुरू कर दो अभी से, याद रहे सब चीजें. ओके. सो ऑन द बेसिस ऑफ गिवन फिगर विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन. ये फिगर दिया हुआ है, इसके बेसिस पे हमें आंसर बताना है. अफेक्टेड इंडिविजुअल इज सफरिंग फ्रॉम डाउन सिंड्रोम. अफेक्टेड इंडिविजुअल इज सफरिंग फ्रॉम टर्नर सिंड्रोम. Affected individual is suffering from chromosomal disorder और affected individual is suffering from Mendelian disorder. क्या होगा बेटा, जो affected person है ये क्या है, ये suffered है by a chromosomal disorder जिसे हम लोग कहते हैं Klinefelter syndrome. यहाँ पे देखो क्या है, कुछ feminine like characteristic है, breast का development है, tall stature है, तो ये क्या होगा, affected individual is suffering from chromosomal disorder. ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. ओके सो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका. दे आर सेइंग द गिवन सेक्स डिटर्मिनेशन चार्ट इज ऑफ हनी बी. ये किसका चार्ट है, हनी बी का चार्ट है. सो यहाँ पे देखो फीमेल दिया हुआ है, मेल दिया हुआ है. 32 क्रोमोसोम है, मियोसिस हो रहा है, 16 डिवाइड हो रहा है, मेल बन जा रहे हैं. यहाँ मेल है 16 है, माइटोसिस हो रहा है 16, फीमेल 32 बन जा रहे हैं F1 जनरेशन में. अब कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी. सबसे पहले कह रहे हैं ऑफस्प्रिंग फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ स्पर्म एंड एग डेवलप इनटू मेल. तो एग क्या होते हैं, दे आर डेवलप इनटू फीमेल. ओके. दूसरा कह रहे हैं अनफर्टिलाइज एग डेवलप एज अ ड्रोन. अनफर्टिलाइज एग ड्रोन के फॉर्म में डेवलप हो जाते हैं, ये सही लिखा हुआ है. हैप्लोडिप्लॉयड सेक्स डिटर्मिनेशन इज सीन इन हनी बी, दैट इज ऑल्सो ट्रू. नन ऑफ द अबव. यहाँ पे ए आपका गलत दिया हुआ है. ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें. सो देखो यहाँ पे ये डायग्राम देखो. अब इसमें क्या करना है ये देखते हैं हम लोग. सो व्हाट दे आर सेइंग, रेफर टू द डायग्राम गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. ये डायग्राम देखिए और इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है. ठीक है. सी A represent the formation of polypeptide chain. In step B, exons are removed and introns are joined. Step A, B and C occur in the nucleus of the cell. All of the above. इसमें से बेटा आपको सही सही बताना है क्या होगा. तो यहाँ पे देखो क्या होता है, ये जो प्रोसेस है ये कहाँ occur होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस में. 3 स्टेजेस में होता है, इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन. फाइन. अब कह रहे हैं स्टेप A, B एंड C. ये स्टेप A है, ये B है और ये C है. ये कहाँ आकर होता है, इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल. ठीक. तो ये आपका सही आंसर. देखो ये इजी क्वेश्चन था. ओके ये भी इजी क्वेश्चन है, डायग्राम है बस, लेकिन क्वेश्चन है इजी. चलिए द डायग्राम रिप्रेजेंट द सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. ये सेंट्रल डोगमा है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का. चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ लेबलिंग. हमें करेक्ट कॉम्बिनेशन बताना है इनमें जो लेबल्ड पार्ट है. ठीक है. तो देखो A, B, C, फिर यहाँ D है, यहाँ E है. क्लियर. चलिए ढूंढते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या है इस क्वेश्चन में. अरे मतलब इसका आंसर क्या होगा. तो यहाँ देखो बेटा A पे क्या होगा, यहाँ पे होगा DNA. B पे क्या होगा बच्चों, सोचो B पे क्या होगा. B पे होगा आपका RNA. C पे क्या होगा, ये होगा प्रोटीन, है ना. प्रोटीन ही तो होता है, खोल के देख लो. प्रोटीन शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं.
डी क्या है? डी क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन होता है। और ई क्या है? ट्रांसलेशन है। कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया ये ट्रांसलेशन। ठीक है। नाउ सी, ए बी सी, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन। ये तो प्रोटीन मिल गया ए पे, ये नहीं होगा। ए पे यहाँ आरएनए मिल गया, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन मिल गया, ये भी नहीं होगा। लास्ट वाला देखते हैं, डीएनए, आरएनए, सी पे प्रोटीन, डी पे ट्रांसक्रिप्शन और ई पे ट्रांसलेशन। इसका मतलब आपका ऑप्शन डी सही है। ठीक है, चलिए सेंट्रल डोगमा पढ़ लेना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो द लास्ट क्वेश्चन, इस पेपर का ये लास्ट क्वेश्चन है और इसमें हम लोग देखते हैं क्या कह रहे हैं। स्ट्रैंड एक्स इन द फिगर शोज अ स्मॉल पार्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल। ये स्ट्रैंड एक्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रैंड आर कॉम्प्लीमेंट्री टू स्ट्रैंड एक्स। यहाँ पे हमें कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बताना है, कौन सा होगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा बच्चों? ए का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? दैट इज ए का कॉम्प्लीमेंट्री टी होगा, फिर टी का कॉम्प्लीमेंट्री ए होगा, जी का कॉम्प्लीमेंट्री सी, ए का कॉम्प्लीमेंट्री टी, सी का कॉम्प्लीमेंट्री जी। ढूंढ लो कौन सा होगा। ए टी सी टी जी, ए नहीं, ये नहीं है, टी ए सी टी जी, सेकेंड होगा ना। सो सेकेंड ये रहा आपका, मिल गया। चलो हो गया आपका पेपर सॉल्व पूरा का पूरा। चलो जरा बच्चों कमेंट करके बताओ कितने क्वेश्चन आपने सही सही किए और कितना बताने के बाद मतलब गलत कर दिया, या प्रॉब्लम थी या कंफ्यूजन थी या नहीं समझ में आया। ठीक है बच्चों, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट सैम्पल पेपर के साथ। पूरे के पूरे 10 सैम्पल पेपर हम आपको सॉल्व करवाने वाले। 8 हो गए हैं, 2 और बचे। सो बढ़िया जम के पढ़िए, हम लोग फिर मिलेंगे। टेक केयर, गुड बाय।